बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग के पार्ट 2 यानी कि प्लीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रूल 6, 7 एंड 8 ऑफ CPC 1908 हमें इन डिटेल बताता है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों मिल के प्लीडिंग कंसिडर की जाती हैं, प्लीडिंग कहलाती हैं और दोनों को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो चले अब हम आपको मैं बताती चलती हूँ। बाज़ का एग्जामिनर हमें सवाल दे देता था कि रूल्स क्या हैं प्लीडिंग, इनके अपने प्लीडिंग को कैसे लिखना है। तो उस सिचुएशन में आपने रूल्स बताने हैं कि कैसे आपने पहले प्लेंट लिखनी है और फिर उसके बाद जो है आपने बताना है कि कैसे रिटन स्टेटमेंट लिखनी है। प्लेंट जो है वो दावा यानी उर्दू में से हम कहते हैं, और इंग्लिश में जो है रिटन स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं जवाब दावा, यानी कि जो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की है उसके आंसर्स देने होते हैं डिफेंडेंट ने। इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताती हूँ। पहले ये बता दूँ कि जिस तरह से हमने, जैसे मैंने आपको कन्वेंसिंग में बताया था कि जैसे हमने उर्दू में ड्राफ्ट करनी है डीड, उसको वैसे हमने जैसे इंग्लिश में की वैसे हमने उसको उर्दू में भी कर लेना है। इसी तरह से प्लीडिंग के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि जो जो चीज़ें हमने प्लेंट में जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी उसी तरह से आपने उसको उर्दू में भी वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले जैसे आपको मैं बताती हूँ प्लेंट कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें आपने एक प्लेंट लिखनी है सूट फॉर पोजेसन थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हाउस, कि एक दो पर्सनस के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है कि उसने घर सेल करना है, लेकिन एक बंदा इस चीज़ से मुकर है, वो घर सेल नहीं कर रहा। तो उसको कैसे एक जो सिविल सूट है वो कैसे एक प्लेंटिव फाइल करेगा, और उसके बाद हम अगर टाइम हुआ तो हम देखेंगे कि डिफेंडेंट उसको रिटन स्टेटमेंट कैसे देगा। तो सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, फ़र्ज़ करेंगे वो लाहौर के रहने वाले हैं और उसकी जुरिस्डिक्शन लाहौर की मान रही है, इसलिए मैंने आपको ये लाहौर लिखा है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। सूट नंबर फ़र्ज़ी आप डालें 123/06, कोई भी आपने सूट नंबर देना है। अब आपने प्लेंटिफ का नाम लिखना है, अली रज़ा सन ऑफ इफ्तिखार अहमद, कोई भी आप नाम लिख लें, मैंने वैसे ही फर्जी नाम लिखे हैं। कास्ट उसकी क्या है जी, जट, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस या रेजिडेंस ऑफ, उसके बाद आपने उसका CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे प्लेंटिफ, ठीक है। वर्सेस यानी इन बिटवीन मोहम्मद अली सन ऑफ मुख्तार अहमद, कास्ट खोखर, रेजिडेंस ऑफ मॉडलटन लाहौर, या जो भी, ये हो जाएगा डिफेंडेंट। यानी कि जो हमने पहले नाम लिखा है उसका दावा है किसके बनाम किसके लिए, वर्सेस जो मैंने आपको डिफेंडेंट पार्ट 2 जो है, ये जो मैंने आपको एक्सक्यूज़ मी, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्टनर बताया है उसके नाम है। अच्छा जी, अब इनके पार्टीज़ के नाम, उनका, उसके बाद उनका कास्ट, उनका एड्रेस, उनका CNIC नंबर लिखने के बाद आपने वही टाइटल देना है जिसके लिए आप ये दावा दायर कर रहे हैं या जिसके लिए आप ये सूट फाइल कर रहे हैं। सूट फॉर पोजेसन ऑफ ए हाउस, आप आगे हाउस नंबर लिखेंगे। थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 24 अगस्त, या जो भी कह लें 2004, 2006, 2010 जैसे भी है। तो आपने यानी कि सबसे पहले आपने पार्टी नंबर 1 का नाम लिखा, उसके बाद आपने सेकंड पार्टी यानी कि आपने सेलर और परचेज़र का नाम लिखा, या वंडर और वंडी का नाम लिखा। आप दोनों में से कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे आपने वंडर यूज़ करना आपने साथ उसके वंडी का पेयर बनाना, जहाँ पे आपने सेलर यूज़ करना वहाँ आपने परचेज़र का पेयर बनाना। अच्छा जी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने जितने भी इसके जो लिखने हैं, जितने भी वो आपने ट्रू लिखनी है, और उसमें आपने कोई भी एविडेंस या कोई भी लॉ की बात नहीं करनी, आपने अपना दावा लिखना है और सच लिखना है। सबसे पहले लिखना है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट नंबर 1 दैट द प्लेंटिव वाज ऑनर ऑफ हाउस नंबर दिस एज पर रिकॉर्ड, खसरा नंबर जो भी होगा, खतूनी नंबर होगा, जिस तरह से भी है उसका आपने सारा उसको एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है नंबर 2 पे, द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू सेल एग्रीमेंट ऑफ दिस हाउस अबव स्टेटेड, जो आपने ऊपर लिखी है उसका जितना भी एड्रेस लिखा है उसके बाद आप कहेंगे कि उसका एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के दरमियान, और आप उसमें कंसीडरेशन लिखेंगे बाकायदा कि इतने कंसीडरेशन के बिहाफ पे मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि वो मुझे घर सेल कर देगा, ठीक है। आपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, डिस्क्राइब करना है। दैट द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज, कि इसके घर के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, तो आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है।
उसके बाद आपने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये लिख देते हो कि मैंने उस प्लेंटिफ को नंबर 4 पे इतनी पेमेंट कर दी है, कह लो 10 लाख पेमेंट थी, मैंने उसको कर दी है, लेकिन अभी तक उस बंदे ने मुझे उसकी पोजेसन नहीं दी। उसके बाद आपने ये लिखना है नंबर 6 पे, द काज ऑफ एक्शन फर्स्टली arose on 24th 8 when the plaintiff purchased the said house, and secondly finally on 24th like जो भी date when the defendant flatly refused to hand over the possession to the plaintiff। यानी कि एक दफ़ा तो काज ऑफ एक्शन तब अराइज हुआ जब उन्होंने घर परचेज़ किया, और सेकेंडली एंड फाइनली जब उसने उसको घर देने से यानी कि पोजेसन देने से पेमेंट ले ली लेकिन पोजेसन नहीं दी तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये काज ऑफ एक्शन बन गया। अब आपने ये बताना है कि जो प्लेंटिफ है या और डिफेंडेंट है वो दोनों जिस जगह पे रहे हैं उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रिसाइड एट लाहौर एंड द डिस्प्यूटेड हाउस इज सिचुएटेड एट लाहौर, देयरफॉर द सिविल कोर्ट ऑफ लाहौर हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस सूट। That the valuation of this suit for purpose of court fee and jurisdiction is 10 लाख, 10 लाख फर्स्ट करोड़ ने अगर उसकी रखी थी अमाउंट, therefore the plaint is written on the stamp paper worth RS या ₹15,000। आपको बताते चलूँ सूट वैल्यूएशन के बारे में या कोर्ट फ़ी के बारे में कि अगर 25,000 से वैल्यू का कोई केस है तो उसके ऊपर कोई कोर्ट फ़ी नहीं है। अगर 25,000 से लेके 1 लाख तक का है तो उसका 7.5% उसका जाएगा सूट वैल्यूएशन जो उसकी कोर्ट फ़ी है, और अगर उसकी वो बनेगी 7,500, और अगर उसकी 2 लाख मलकियत है तो उसका बनेगा 15% यानी कि 15,000। लेकिन अगर वो 2 लाख से ऑनवर्ड 10 लाख 20 लाख 50 लाख है तो मैक्सिमम जो कोर्ट फ़ी होगी वो 15,000 ही होगी, इससे ज़्यादा कोर्ट फ़ी पे नहीं की जाएगी। एट द एंड उसने प्रेयर्स लिखना है, इन द व्यू ऑफ इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड एज के एक डिक्री पास कर दी जाए जो मेरी फेवर यानी प्लेंटिफ के फेवर में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो। उसके बाद आपने 1 2 3 जितनी भी प्रेयर्स हैं वो आपने उसमें लिख देनी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी, मेन चीज़ें जो याद रखने वाली हैं कि जो नंबर न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 जो प्लेंट में लिखा गया है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है आपने उसी नंबर से उसी को आपने आंसर करना है। अगर आपने किसी एक भी जो है वो क्लास को या एक भी उसकी जो स्टेटमेंट है उसको छोड़ दिया, आपने आंसर नहीं किया, तो वो डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे ये समझी जाएगी कि उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये ट्रू कंसिडर की जाएगी कोर्ट में। और उसके अलावा रिटन स्टेटमेंट में कौंसल ने उसने डिफेंडेंट ने जो भी लिखा होगा उसी के मुताबिक वो अपना केस आर्ग्यू कर सकता है, उसके बाद वो कोई नई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो जब ये प्रेयर्स लिखने के बाद जो है प्लेंटिफ लिखेगा थ्रू कौंसल यानी कि उसने एडवोकेट के थ्रू ये सारा जो है वो प्लेंट फाइल की है कि उसमें कोर्ट में, तो उसके बाद उसका ये साइन होंगे उसके प्लेंटिफ के भी और उसके एडवोकेट के भी। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि मेरे मुताबिक यानी कि मेरा कंटेंट जो मैंने लिखे हैं, जो मेरा नॉलेज है या जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक ये सही हैं, और जो चीज़ें लीगल है जैसे जुरिस्डिक्शन जो है वो लीगल होगी, या उसके अलावा जो काज ऑफ एक्शन जब अराइज होगा वो लीगल बातें हैं, या फिर सूट वैल्यूएशन कोर्ट फ़ी के बारे में जब बात होती है तो वो लीगल बातें हैं, तो उसके बारे में वो कहेगा कि ये मेरे नॉलेज से ठीक है। अब इंग्लिश में लिखेगा वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर, ऑन डेट लिखेगा जो भी, दैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर 1 to 5 आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड पैरा नंबर 6 7 and 8 आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। यानी कि मुझे बिलीव है और मुझे पता है कि फ़लाँ जगह ये कोर्ट में यहाँ रह रहा हूँ, कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन है, तो ये मेरे बिलीव और इंफॉर्मेशन के मुताबिक करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी रिटर्न स्टेटमेंट की कि वो कैसे लिखेंगे। तो उसी तरह से रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर आप हेडिंग देंगे, सेम नीचे आप लिखेंगे उसी कोर्ट का नाम लिखेंगे जिस कोर्ट में आपने रिप्लाई जमा करवाया, डेफिनेटली जिस कोर्ट में आपका दावा होगा उसी में आप जवाब दावा भी जमा करवाएंगे। सूट नंबर आप नीचे लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इन रिप्लाई। अब आपने लिखना अली रज़ा वर्सेस मोहम्मद अली या जो भी नाम है पार्टीज़ के, ठीक है। आपने उनको बिल्कुल डिस्क्राइब करने की, उनका रेजिडेंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अली रज़ा वर्सेस जो भी नाम है आप उसका लिखेंगे। तो आपने फिर लिखना है कि वही जैसे टाइटल है आपका सूट का, उसका आप लिखेंगे कि सूट फॉर पोजेसन ऑफ अ हाउस थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड दिस एंड दिस।
रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। अब ये लिखने के बाद जो आपका लीगल काउंसिल होगा वह शुरू करेगा। इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर नंबर 1। जैसे कि उसने बताया कि हम दोनों अब अपने माइंड में रिकॉल करेंगे अपने प्लेंट में पहले क्या लिखा था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है वो इस घर के रहने वाले हैं, वो आपकी प्लेंट का नंबर 1 था। अब इसी तरह से आपने रिटन स्टेटमेंट में नंबर 1 में लिखना है कि इसको एडमिटेड है। अगर आप उसको एडमिट करते हैं कि वाकया ही हम दोनों वहाँ के रहने वाले हैं, उसने सच बात बोली, आपने उसको एडमिट करना है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए। जैसे उसने घर का एड्रेस लिखा है, जैसे प्लेंट में मैंने आपको पहले बताया कि नंबर 2 पे वो बताएगा कि ये घर का एड्रेस है, इसके एरियाज़ ये हैं, इसकी बाउंड्रीज ये हैं। अगर वो करेक्ट होगी प्लेंटिफ उसको कहेगा एडमिटेड। यानी कि नंबर 3 पे जब आएंगे उसी तरह से डिफेंडेंट ने एक एक क्लास को रीड करके उसका आंसर करना है। और नंबर 4 पे फ़र्ज़ करें अगर किसी से वो डिनाई करता है, वो उस चीज़ से एग्री नहीं करता, तो वो कहेगा कि डिनाइड है और मैंने मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है, इसने यहाँ पे गलत बयानी की है। इस तरह से एक एक करके उसने सारे जो क्लास हैं उनके आंसर करने हैं। और एट द एंड जब आएगा नंबर जो आखिरी हैं जिसके ऊपर सूट वैल्यूएशन की बात की गई है या फिर जिसकी में उसने जुरिस्डिक्शन की बात की, तो उसका भी मैंने वो रिप्लाई देगा और उसमें ये लिखेगा कि ये लीगल्स हैं, इसका मेरा इससे कोई वो कंसर्न नहीं है, ये लीगल चीज़ें हैं, मेरा इस पर आंसर करना कोई बनता नहीं है। उसके बाद वो लिखेगा अपनी प्रेयर्स, जैसे प्लेंटिफ ने लिखी थी वैसे ही डिफेंडेंट भी अपनी प्रेयर्स लिखेगा। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिस्पेक्टिवली प्रेड एज अंडर नंबर 1 दिस सूट में काइंडली भी डिसमिस्ड। जो भी उसकी प्रेयर होगी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि वो आगे अपनी प्रेयर्स लिखेगा कि सूट को डिसमिस कर दिया जाए या कोर्ट जो उसको मुनासिब समझे वो फैसला करे। दिस इज़ अप टू डिफेंडेंट के वो क्या चाहता है। तो ये सारी कुछ टिप्स थी प्लीडिंग के बारे में जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। ये पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका पैटर्न मैटर करता है कि आपने जो अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट की है आइदर वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही है या नहीं। और आपने स्पेशली जब आपने ये उर्दू की वो लिखनी है जो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट यानी दावा जवाब दावा है, तो आपने उसको लीगल लैंग्वेजेस यूज़ करनी है कि किस तरह से आपने किसी पर्सन का बताना है, मदैया या मदई या जो भी है, इस तरह से आपने वर्ड यूज़ करने हैं वहाँ पे। तो आज का लेक्चर मेरा प्लीडिंग के बारे में ही था। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में गाइड करूँगी। तो कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।